नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट किताबों को एमसीक्यू के रूप में यहाँ पे देख रहे हैं। धामी जी की पुस्तक हमारी चल रही है और उत्तराखंड की जनजातियों वाला टॉपिक हमारा चल रहा है। भोटिया जनजाति के सवालों को हमने हमारी पिछली 93वीं क्लास में कवर किया था। आज हम इस सीरीज की 94वीं क्लास यहाँ पे शुरू करेंगे और भोटिया जनजाति से रिलेटेड जो सवाल है उनको ख़त्म करके थारू जनजाति की ओर चलेंगे। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, उत्तरकाशी की भागीरथी घाटी में रहने वाली जाड़ भूटिया जनजाति के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? तो जाड़ भूटिया उत्तरकाशी में भूटिया जनजाति की ही एक उपजाति है। इनके बारे में 3 स्टेटमेंट हैं। देखिए, पहला, इनका मूल गांव जादुंग है और ये जनक को अपना पूर्वज मानते हैं। पहला वाला आपका बिल्कुल सही है। पहले वाले में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए गए और दोनों पेपर में आए हैं कि जो जाड़ भूटिया है इनका मूल गांव जादुंग है। कहाँ है? उत्तरकाशी। दूसरा, जाड़ भूटिया अपने को किसका पूर्वज मानते हैं? तो ये अपने को किसका वंशज मानते हैं? तो राजा जनक का वंशज मानते हैं। ठीक है। इनके पुरुषों के घुटनों तक के चोगे को वपकन तथा भाषा को रोम्बा कहते हैं। ये वाला भी आपका सही है। जाड़ भूटिया जनजाति में वपकन क्या है? ये एक प्रकार का परिधान है, पुरुषों का परिधान है। ठीक है। और जाड़ भूटिया में रोम्बा क्या है? इनकी भाषा है। ठीक है। इनका मुख्य नववर्ष त्योहार लोहसर है और दूसरा इंपॉर्टेंट त्योहार सुरगेन है। ये वाला भी आपका सही आंसर होगा। जाड़ भूटिया के 2 इंपॉर्टेंट त्योहार, एक लोसर या लोहसर भी इसको लिखते हैं और एक सुरगेन। जो लोहसर है इनका ये नव वर्ष के अवसर पे आयोजित होता है, यानी नव वर्ष के रूप में से मनाया जाता है। और जो सुरगेन है ये भादों के महीने में इनका होता है। पूछा है कौन सा सही है? सभी आपके सही होंगे। उत्तराखंड की सबसे सर्वाधिक साक्षर जनजाति भूटिया के संदर्भ में सही तथ्यों का चयन करें। तो भूटिया जनजाति उत्तराखंड की सभी जनजातियों में सर्वाधिक साक्षर जनजाति है। इनको लेकर 3 स्टेटमेंट देखिए। शुभ कार्यों में छीरा नामक लोकगीत तथा कृषि कार्य में कल्या मल्या गीत गाया जाता है। तो देखिए, छीरा या कल्या मल्या क्या है? ये इंपॉर्टेंट गीत हैं। किसके? भूटिया जनजाति के। जो छीरा नाम का लोकगीत है ये शुभ कार्यों में गाया जाता है और कल्या मल्या जो गीत है ये एक प्रकार का कृषि गीत है। ठीक है। तो ये वाला आपका पहला वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही। इसके अलावा भूटिया जनजाति के जो लोकगीत हैं और वो भी पूछे जाते हैं, जैसे तुबेरा। ये क्वेश्चन आया था पेपर में कि तुबेरा, बाजू और तिमली ये तीनों क्या हैं? तो ये भूटिया जनजाति के लोकगीत हैं। ऐसे ही छीरा क्या है? ये भी लोकगीत है और कृषि से संबंधित एक गीत है, कृषि गीत कल्या मल्या। भूटिया समाज में चावल या जौ से निर्मित छयक्ति नामक प्रसिद्ध मदिरा, जैसी जो इनका एक प्रमुख पेय पदार्थ है, का सेवन किया जाता है। तो भूटिया जनजाति में जो चावल या जौ से बनी हुई मदिरा होती है एक इनका प्रमुख पेय पदार्थ है जिसे छयक्ति कहते हैं। ये आपका सही है, इसको भी याद रखना है। शीतकालीन प्रवास के दौरान सपरिवार आवागमन की पद्धति को काटिल पद्धति या कुनवा कहा जाता है। ये वाला भी आपका सही। जो भूटिया जनजाति है यह ऋतु प्रवास करती है। शीतकाल के दौरान ये मैदानी इलाकों में आ जाते हैं और ग्रीष्मकाल के दौरान उचले इलाकों में चले जाते हैं। तो शीतकाल के दौरान जब ये आवागमन करते हैं तो इसे कहा जाता है काटिल पद्धति या इसे कुनवा भी कहते हैं। काटिल पद्धति बेसिकली झूम खेती के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है। यहां पर पूछा है कौन सा सही है? तीनों के तीनों आपके सही होंगे। लकड़ी का वह गहरा बर्तन जिसमें भूटिया जनजाति का प्रिय पेय जया को उबाला जाता है। तो देखिए, भूटिया जनजाति का एक इंपॉर्टेंट पेय पदार्थ हमने ऊपर देखा क्या था? वो था छयक्ति, यानी एक प्रकार की शराब। ठीक है, जो चावल या जौ से बनती है। उनका एक और इंपॉर्टेंट पेय पदार्थ है जो चाय के जैसा है, जिसे कहते हैं जया, और इसे एक लकड़ी के गहरे बर्तन में उबाला जाता है और इस बर्तन को डोम कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। इसके अलावा भूटिया जनजाति में भात के लिए क्या कहा जाता है? तो भात के लिए छाकू शब्द का इस्तेमाल होता है। दाल या साग के लिए भूटिया जनजाति में छामा शब्द का इस्तेमाल होता है। रोटी के लिए कूटो शब्द का इस्तेमाल होता है। अगली बार सवाल ऐसा बन सकता है जैसे आपका नया पैटर्न है छाकू, छामा, कूटो,
क्या हैं, भोटिया जनजाति के खाद्यान्न की चीज़ें, भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं, उनके परिधान हैं, इसलिए इसको याद रखना है। तो शराब को ये छयक्ति चंग कहते हैं, छयक्ति, और कुछ जगहों पर छंग भी लिखा है, कुछ जगहों पर पूरा नाम है छयक्ति चंग। चाय जैसा पदार्थ है इनका प्रमुख जय, ये इनका सबसे प्रमुख पेय पदार्थ है जिसको इसमें उबाला जाता है। ठीक है। पारंपरिक खेलों कलीन उठाना, योकना ढोकना, का सरुमा और सासमुला का संबंध किस जनजाति से है? तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पारंपरिक खेल हैं यहाँ पे, जैसे कलीन उठाना, कलीन उठाना यानी गोलाकृति के पत्थरों को उठाना, इसके अंतर्गत किया जाता है। योकना धोकना हो गया, का सारमो हो गया, सासमुला हो गया। योकना धोकना बेसिकली गुल्ली डंडा जैसा खेल है, का सारमो एक प्रकार का जो बाघ बकरी वाला खेल है उसके जैसा है, और सासमुला जो खेल है लड़कियों के द्वारा खेला जाता है आमतौर पर, तुकबंदी वाला खेल है। ये जो पारंपरिक खेल हैं ये सभी के सभी भोटिया जनजाति से जुड़े हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जैसे वो सवाल आया था कि जो तिमली होता है, तुबेरा होता है, बाज्यू होता है, वो क्या है? तो भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। ऐसे ही इनके नाम देगा, पूछेगा ये क्या है, तो भोटिया जनजाति के पारंपरिक खेल हैं। ठीक है। भोटिया जनजाति के लोकगीत कौन से हैं? तो तुबेरा है, तिमली है, बाज्यू है, ये सभी के सभी भोटिया जनजाति के प्रमुख लोकगीत हैं। भोटिया जनजाति में खोए पशुओं का पता लगाने के लिए किस देवता की पूजा की जाती है? तो देखिए भोटिया जनजाति के धार्मिक जीवन को अगर हम देखेंगे तो ज़्यादातर भोटिया जनजाति जो है वो हिंदू धर्म को मानते हैं, जाड़ भोटिया बौद्ध धर्म को मानते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। इनके कुछ प्रमुख स्थानीय देवता भी होते हैं, जैसे खोए हुए पशुओं का पता लगाने के लिए भोटिया जनजाति में साई देवता की पूजा की जाती है। जो साई देवता है उनकी पूजा करते हैं। पशुओं के रक्षक के रूप में घंटाकर्ण देवता की पूजा करते हैं। इसके अलावा सिद्धवा और विधवा, ये दोनों भी इनके प्रमुख देवता हैं। सिद्धवा और विधवा ये दोनों और घंटाकर्ण देवता पशुओं के रक्षक के रूप में जाने जाते हैं भोटिया जनजाति में। ठीक है। जब विपत्ति आती है भोटिया जनजाति में तो विपत्ति आने पर ये तिब्बती जो देवी देवता हैं एक, उनकी पूजा करते हैं। उनके नाम क्या हैं? तो फैला और धूर्मा। तो फैला और धूर्मा तिब्बती देवी देवता हैं, इनकी पूजा भोटिया जनजाति के द्वारा विपत्ति आने पर की जाती है। ठीक है। तो पशुओं के रक्षक कौन है, खोए हुए पशुओं की जानकारी के लिए कौन से देवता की पूजा वो करते हैं, और विपत्ति आने पर कौन से देवता की पूजा करते हैं, तो ये सब आपने याद करना है। सवाल ऐसे भी बन सकता है कौन सी जनजाति है जो तिब्बती देवी देवताओं की पूजा करती है, तो भोटिया जनजाति। लॉजिक इसके पीछे का यह है क्योंकि प्राचीन काल में भोटिया जनजाति एक व्यापारिक जनजाति के रूप में प्रसिद्ध थी और तिब्बत के साथ उनका व्यापार था। तो सवाल आ सकता है कि तिब्बत के देवी देवताओं की पूजा कौन करती है? भोटिया जनजाति। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है? तो देखिए भूमियाल देवता की पूजा करती है भोटिया जनजाति। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके देवी देवताओं को लेकर और आते हैं, जैसे भूमियाल इनके प्रमुख देवी देवता हैं। इसके अलावा ये कैलाश पर्वत, हाथी पर्वत, द्रोणगिरी इनको भी देवताओं के रूप में पूजते हैं। इसके अलावा ग्वाला देवता इनके प्रमुख देवता हैं। भूमियाल को लेकर के, भूमियाल देवता को लेकर के 2-3 बातों को और याद करना है। पूछेगा भूमियाल देवता की पूजा कौन करती है, तो आप कहेंगे भोटिया जनजाति। पूछेगा भूमिया देवता की पूजा कौन करती है, तो भूमिया देवता की पूजा थारू करते हैं। और एक रचना है जिसका नाम है भूमियाल। भूमियाल नाम की रचना किसकी है, तो अबोध बंधु बहुगुणा की रचना है। गढ़वाली रचना है भूमियाल अबोध बंधु बहुगुणा की, और अबोध बंधु बहुगुणा वही व्यक्ति हैं जिन्होंने गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा तैयार करी। ये सवाल आया है पेपर में, दोनों आए हैं। भूमियाल किसकी रचना है? अबोध बंधु बहुगुणा। भूमियाल देवता की पूजा कौन करती है? भोटिया। भूमिया की पूजा कौन करती है? थारू। और गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा किसने तैयार करी? अबोध बंधु बहुगुणा। ठीक है। अगला, भोटिया जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो देखिए भोटिया जनजाति का जो इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है वो है इनका हुड़के। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इनके लोकगीतों के बारे में हमने जाना, जैसे तुबेरा हो गया, इसके अलावा बाज्यू हो गया और तिमली हो गया। तिमली जो है इनमें सामाजिक विषयों पर आधारित लोकगीत है। बाज्यू एक वीर रस प्रधान गीत है। ठीक है। इनका जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो हुड़के है, इसको भी याद करना है। ठीक है। अगला, उत्तराखंड में सर्वाधिक एससी जनसंख्या और न्यूनतम एससी जनसंख्या वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? तो देखिए सबसे ज्यादा एससी जनजाति उत्तराखंड में कहाँ निवास करती है? हरिद्वार में। और सबसे कम कहाँ निवास करती है? चंपावत में। सही आंसर क्या होगा? हरिद्वार और चंपावत। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा।
सबसे कम हम अनुसूचित जाति की अगर हम बात करते हैं, ऐसी जनसंख्या की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हरिद्वार में है, फिर उधम सिंह नगर में है, फिर देहरादून में, फिर नैनीताल। यह है जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा। सबसे कम की बात करें तो चंपावत, फिर रुद्रप्रयाग, फिर बागेश्वर और फिर चमोली। ठीक है। अगर परसेंटेज में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा SC परसेंटेज कहाँ पर है, तो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा बागेश्वर है, फिर पिथौरागढ़ है, फिर उत्तरकाशी और अल्मोड़ा। सबसे कम परसेंटेज की बात करें तो देहरादून सबसे ऊपर है, फिर उधम सिंह नगर, फिर टिहरी गढ़वाल, फिर पौड़ी गढ़वाल। ठीक है। उत्तराखंड में सर्वाधिक ST जनसंख्या तथा न्यूनतम ST जनसंख्या वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? तो हमने सबसे ज्यादा SC जनसंख्या वाले जिलों की बात करी, जनसंख्या में भी, परसेंटेज में भी। ST जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा ST जनसंख्या कहां निवास करती है? उधम सिंह नगर में, और सबसे कम रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले ST जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो उधम सिंह नगर के बाद देहरादून, पिथौरागढ़ और चमोली आते हैं। सबसे कम की बात करें तो रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा और चंपावत आते हैं। ठीक है। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो परसेंटेज में सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर है और सबसे कम टिहरी गढ़वाल है। ठीक है। अगला कथन है, थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजातीय जनसंख्या है। क्या पहला वाला सही है आपका? पहला वाला बिल्कुल सही है। थारू जनजाति उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। पहला कथन बिल्कुल सही। कारण, थारू जनजाति मुख्य रूप से उधम सिंह नगर के खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता, सितारगंज क्षेत्र में निवास करती है। क्या ये वाला सही है? ये वाला कथन भी आपका सही यहाँ पे होगा। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजातीय जनसंख्या है और वह इन इलाकों में निवास करती है, यानी ये जो इलाके हैं थारू बाहुल्य इलाके हैं। ठीक है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी यहाँ पे सही है। ठीक है। ब्रिटिश इतिहासकार E.T. एटकिंसन ने थारू बाहुल्य तराई क्षेत्र को किस भौगोलिक या पर्यावरणीय संज्ञा से संबोधित किया था? एटकिंसन ने ये जो थारू बाहुल्य इलाका है, इस इलाके को किस नाम से कहा था? इसकी जलवायु के कारण, क्योंकि आमतौर पर ज़्यादातर महामारी यहाँ पर फैला करती थी। इस इलाके को, जहाँ पे थारू जनजाति की जनसंख्या ज़्यादा है, खासकर तराई इलाका, यहाँ पर एटकिंसन ने इसे मृत्यु भूमि कहा था। क्यों कहा था? यहाँ की जो दलदलिया पर्यावरण था, दलदलिया यहाँ का जो पूरी भूमि थी, इसके अलावा जो जलवायु थी यहाँ की, काफ़ी गर्मी वाली जलवायु थी, उस वजह से। ठीक है। थारू जनजाति के लोग स्वयं को ऐतिहासिक रूप से किसका वंशज मानते हैं? तो किस वंश का वंशज मानते हैं थारू जनजाति स्वयं को? थारू जनजाति के लोग स्वयं को सिसोदिया वंश का वंशज मानते हैं। सिसोदिया वंश वही वंश है जिसके थे महाराणा प्रताप। तो क्वेश्चन आता है, अपने को महाराणा प्रताप का वंशज कौन सी जनजाति मानती है? थारू जनजाति। और कई बार वो डायरेक्ट इनका नाम नहीं देता, वो इनके वंश का नाम देता है सिसोदिया राजवंश। ठीक है। अगला, थारू जनजाति स्वयं को सिसोदिया वंश यानी महाराणा प्रताप का वंशज मानती है। क्या ये सही? पहला बिल्कुल सही। थारू जनजाति को किरात वंश से संबंधित माना जाता है। देखिए, थारू जनजाति स्वयं को सिसोदिया वंश का वंशज मानती है, लेकिन जो विद्वान है वो थारू जनजाति को किरातों से जोड़कर देखते हैं और किरात वंश से संबंधित मानते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन यहां पर स्पष्टीकरण सही नहीं है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला, थारू जनजाति मंगोल प्रजाति से अधिक निकटता रखती है। क्या ये सही है? अगर हम देखने के हिसाब से बात करते हैं कि ये किस मूल के हैं मुख्य रूप से, तो देखने में यह मंगोल प्रजाति से अधिक निकटता रखते हैं। थारू जनजाति के जो शारीरिक लक्षण है वो मंगोल प्रजाति के लोगों से ज़्यादा मेल खाते हैं, इसीलिए वे मंगोल प्रजाति के ज़्यादा निकट हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी यहाँ पे सही होगा। ठीक है। अवध गजेटियर 1887 में थारू शब्द की उत्पत्ति किस मूल शब्द से जोड़ी गई जिसका अर्थ पड़ाव होता है? तो देखिए, थारू शब्द आया कैसे अस्तित्व में, इसको लेकर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही हैं। ऐसे ही एक अवध गजेटियर आया था 1887 में, जिसमें थारू शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया गया कि थारू शब्द तहारे शब्द से निकला है। तहारे शब्द का अर्थ होता है पड़ाव। ठीक है, इसका अर्थ होता है पड़ाव और इसी से निकला फिर थारू शब्द। तो इसको याद रखना है। ठीक है। हालांकि इतना डीप में बहुत कम चांस है, लेकिन जैसा नया पैटर्न है क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। और मेन चीज जो याद रखने वाली है वो यह है कि थारू स्वयं को किसका वंशज मानते हैं, विद्वान इन्हें किसका वंशज मानते हैं। ठीक है। कथन है, बड़वायक, बट्टा, रावत, वृत्तियां, महतो, डहेत
थारू जनजाति के प्रमुख गोत्र हैं यानी कुरी है। थारू जनजाति में गोत्र के लिए कुरी शब्द का इस्तेमाल होता है। थारू जनजाति कई सारे गोत्रों में बटी होती है यानी कई सारे कुरियों में बटी होती है, जैसे बड़वायक, पट्टा, रावत, वृत्तियां, महतो और डहत। थारू जनजाति कई गोत्रों में विभाजित है, जिनमें बड़वायक सबसे उच्च माने जाते हैं। क्या ये सही है? ये वाला भी आपका सही यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर यहाँ पे होगा। कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन को स्पष्ट भी करता है कि ये कई सारे गोत्रों में बटे हैं और उनमें से एक को सर्वोच्च माना जाता है जो बड़वायक है। ठीक है, इसके अलावा थारू जनजाति अलग अलग 7 उपजातियों में भी विभाजित है, जिसमें राणा, इसके अलावा खुनका, गिरनामा, जोगिया, डंगोरा, पसिया, धगरा, ये सब आते हैं। इतना डिटेल में वैसे नहीं जाता। कुरियां पूछी गई हैं, गोत्र पूछे गए हैं, उनमें नाम आ सकते हैं, उच्च वाले का नाम आ सकता है, बाकी उपजाति नहीं आती है थारू की। थारू जनजाति में परिवार हेतु प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो थारू जनजाति में परिवार के लिए किस शब्द का इस्तेमाल होता है? संघ शब्द का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इसे कुछ जगहों पे संघ लिखा गया है, कुछ जगहों पर इस तरीके से संघ लिखा गया है। तो थारू जनजाति में परिवार के लिए संघ शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, थारू जनजाति में विवाह की सगाई रस्म को क्या कहते हैं? तो देखिए, थारू जनजाति के अंदर विवाह से पहले जो सगाई की रस्म होती है, इसे अपना पराया कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। थारू जनजाति की अगर हम विवाह की प्रथाओं की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन आया था कि किस जनजाति में बदला विवाह प्रचलित था। अब ये नहीं चलता है उतना, तो बदला विवाह पहले थारू जनजाति में प्रचलित था। ठीक है, यानी बहनों का आदान प्रदान इसमें हो जाता था। अब थारू जनजाति में 3 टिकटी विवाह का प्रचलन है। पहले बदला विवाह चलता था, अब 3 टिकटी प्रथा चलती है, यानी बहन के जगह पर अब उनके किसी भी रिश्तेदार की लड़की से विवाह यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, बदले में। तो पहले बदला विवाह थारू जनजाति में प्रचलित था और अब 3 टिकटी विवाह। यहाँ पर सगाई के लिए अपना पराया शब्द का इस्तेमाल होता है। सगाई को क्या कहते हैं? अपना पराया। विवाह से पहले की कुछ और रस्में होती हैं। सगाई की जैसी ही एक रस्म होती है जिसे कहते हैं दिखनौरी प्रथा। तो क्वेश्चन आता है दिखनौरी प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? तो ये है थारू जनजाति। इसको भी याद करना है, सगाई के जैसा ही एक सिस्टम ये होता है। इसके बाद विवाह के बाद एक और इनमें रस्म होती है, जिस रस्म के बाद जो पत्नी है वो स्थायी रूप से अपने पति के घर चली जाती है, उसे कहते हैं चाला। तो चाला रस्म का प्रचलन किस जनजाति में है? थारू जनजाति में। थारू जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन है, विधवा पुनर्विवाह का। विधवा विवाह के दौरान जो भोज दिया जाता है उसे लठ भरवा भोज कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। ठीक है, थारू जनजाति में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त है। कई सही है, पहला वाला आपका बिल्कुल सही यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, आमतौर पे ये माना जाता है कि थारू जनजाति में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त है और इनका जो समाज है इसे मातृ सत्तात्मक माना जाता है। हालांकि कुछ जगहों पर पितृ सत्तात्मक भी दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि किस जनजाति में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त है, तो थारू जनजाति है। और किस जनजाति में पुरुषों को किचन के अंदर प्रवेश करने की प्रतिबंध होता है, वो प्रवेश नहीं कर सकते, वो भी थारू जनजाति में। किस जनजाति में महिलाएं प्रमुख होते हैं यानी मातृ सत्तात्मक है, तो भी थारू जनजाति। महिलाओं को तलाक देने का अधिकार भी थारू जनजाति में प्राप्त है। तलाक के लिए थारू जनजाति में उरारी शब्द का इस्तेमाल होता है, तो इसको भी आपने याद रखना है। ठीक है, थारू जनजाति में पुरुषों को भोजनालय में जाने का अधिकार नहीं है। थारू जनजाति में महिलाओं को तलाक देने का अधिकार है। थारू जनजाति में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त है, जो बताता है कि इनका समाज कैसा है, मात्र सत्तात्मक है। इसको भी याद करना है। ठीक है, तो यहां पर कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के हमारी 94वीं क्लास यहाँ पे कवर करी BS धामी जी की पुस्तक से। इस पुस्तक का बहुत बड़ा हिस्सा हम लगभग कवर कर चुके हैं। अब जनजातियों वाला टॉपिक हमारा चल रहा है। भोटिया जनजाति हमने पूरी कंप्लीट करी, अब हमने थारू जनजाति की शुरुआत करी है। अगली वीडियो में थारू जनजाति से रिलेटेड और सवालों को यहाँ पे जानेंगे और फिर इन जनजाति के भी रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।